हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद केवट सर में। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष वर्ण विचार से संबंधित वीडियो भाग 3 लेकर के आया हूं, जो कि महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर परीक्षाओं में विभिन्न वर्णों को कौन सा वर्ग में रखा जाता है और वर्ग का नामकरण उनके उच्चारण स्थान के नाम के आधार पर किया जाता है। तो हम आज के इस वीडियो में उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, उनका क्रम कैसे होता है और उनके उच्चारण स्थान के नाम के आधार पर वर्ग का निर्धारण किस तरह से होता है, ये जानेंगे। साथ ही साथ विभिन्न जो स्वर हैं अ से लेकर अह तक और जो विभिन्न व्यंजन हैं उनका उच्चारण वर्ग यानी कि किस वर्ग में उसको रखा जाता है और क्यों रखा जाता है, ये आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का यह टॉपिक। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है स्वर के उच्चारण स्थान एवं वर्ग। तो मुख्य रूप से हम जो विभिन्न स्वर हैं अ से लेकर औ तक मेन स्वर माना जाता है। तो इन मुख्य स्वरों का उच्चारण कौन कौन से उच्चारण अंगों के द्वारा होता है और कौन कौन से स्वरों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, ये हम जानेंगे। इससे पहले हम लोग आइए जानते हैं उच्चारण स्थान, यानी कि कौन कौन से हमारे उच्चारण अंग हैं, यानी कि ध्वनि को उच्चारित करने के लिए कौन कौन से हमारे उच्चारण अंग होते हैं और उन अंगों से किस तरह उच्चारित किया जाता है ध्वनियों का, ये हम समझेंगे इस चित्र से। देखिए, ये हमारा एक कंठ है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है। तो इस तरह ये हमारे गले में होता है एक कंठ। ये हमारे दोनों फेफड़े हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हवा फेफड़े में जाता है और फेफड़े से फिर इस तरह कंठ से होता हुआ वो हमारी नाक से मुंह खुला है तो मुंह से बाहर निकल जाता है। तब जब ये फेफड़ा से बाहर निकलने वाली जो हवा है, ये कंठ पर, कंठ के स्थान पर जब कंठ थोड़ा सिकुड़ जाए, जब कंठ थोड़ा सिकुड़ जाता है, तब यहाँ से हवा के रगड़ खाने के वजह से आवाज निकलता है। ठीक है, ध्वनि निकलता है। ये कंठ के सिकुड़ने से जिस प्रकार की ध्वनि का उच्चारण होता है, तो उन ध्वनियों को हम इस कंठ वर्ग में रखते हैं। चूंकि कंठ से उच्चारण हो रहा है, इसलिए कंठ से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन ध्वनियों को इस कंठीय वर्ग में रखते हैं। कंठ से बना है कंठीय, यानी कि कंठ से संबंधित। ठीक है, अब दूसरा ये हो गया, इसको याद रखना, पहला नंबर भी ध्यान देना, क्रम भी ध्यान रखना जरूरी है। इसको हम पहला मानते हैं। ठीक है, तो कंठ से ऊपर आते हैं। कंठ से ऊपर आएंगे तो क्या आएगा? तालु। ये हमारा जीभ है, जीभ के ऊपर में जो ऐसे गड्ढा वाला स्थान है, ऐसे देखो ये दांत के, ठीक है, ऐसे ऊपर में ऐसे, तो ये ऊपर इस तरह ये वाला स्थान जो ऊपर ऐसे उभर गोल गड्ढा जैसे है, तो यही स्थान कहलाता है तालु। ठीक है, अब ये तालु और ये जो जीभ है हमारा, ये जब आपस में सड़ते हैं, तो ये सड़ते हैं तो जीभ और तालु के बीच में जगह कम हो जाता है। जगह कम होने से यहाँ पर भी जो हवा है, निकलने वाली हवा, उनके बीच में घर्षण होता है और उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। तो जीभ और तालु के आपस में नज़दीक आने से या स्पर्श करने से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, उन ध्वनियों को हम तालव्य वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण जीभ और तालु के आपस में संपर्क में आने से या पास आने से हुआ है। ठीक, तो ये हो गया तालव्य वर्ग, क्योंकि तालु के संपर्क में आने से हुआ। अब आता है तालु के बाद मूर्धा, यानी जो दांत हमारा मसूड़े में धंसा हुआ है, तो उस मसूड़ा को ही बोला जाता है साहित्यिक भाषा में मूर्धा। आप याद रखना, मूर्धा माने होता है मसूड़ा। तो मूर्धा और जीभ जब आपस में करीब में आते हैं, तो वहाँ पर भी जो बाहर निकलने वाली हवा है वो बाधित होता है। हवा को निकलने के लिए जगह कम मिलता है, जिसके वजह से हवा में आपस में घर्षण होता है, आपस में टकराते हैं और ध्वनि उत्पन्न होता है। तो मसूड़ा और जीभ के आपस में संपर्क में आने से या पास में आने से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, उसे मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत
रखते हैं, चूंकि मूर्धा के संपर्क में आता है, जीभ यानी मूर्धा के करीब जाता है, पास में जाता है या उसको स्पर्श करता है, इसलिए उसका उच्चारण हुआ, इसीलिए उसको मूर्धन्य वर्ग का ध्वनि या वर्ण कहा जाता है। ठीक, अब ये मूर्धा के बाद आता है दांत। मसूड़े में दांत फिट है। जब हमारा जीभ दांत को स्पर्श करता है तब भी बाहर निकलने वाला हवा जो है, बाहर निकलने वाली जो हवा है वो बाधित होता है और उससे भी ध्वनि उत्पन्न होता है। तो जब जीभ का दांत से संपर्क करने पर या दांत को स्पर्श करने पर जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें दंत्य वर्ग यानी दांत को स्पर्श करने से हुआ, इसलिए उन्हें दंत्य वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब ये दांत के बाद आता है ओष्ठ। तो कुछ ध्वनि का उच्चारण करने के लिए हमें हमारे इन दोनों होठों का सहारा लेना पड़ता है। तो जिनका होठ की यानी ओष्ठ, होठ को क्या बोलते हैं? ओष्ठ। संस्कृत भाषा में ओष्ठ बोलते हैं होठ को। तो ओष्ठ से जिनका उच्चारण होता है, जिन ध्वनियों का, उनको ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। अब कुछ जो ध्वनि ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें दो उच्चारण स्थानों का सहायता लेना पड़ता है। जैसे कंठ का भी सहायता लेना पड़ता है और तालु का भी, कंठ का भी और दांत का भी, कंठ का भी और ओष्ठ का भी। तो उनको संयुक्त रूप से उनका संयुक्त नाम होता है। जैसे कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों की सहायता से जिनका उच्चारण करते हैं वो कंठ तालव्य है। कंठ और ओष्ठ का सहारा लेकर जिसका उच्चारण करते हैं कंठोष्ठ है। और नासिका यानी जिनका उच्चारण केवल नाक की सहायता से, नाक के जो छिद्र है, नासिका छिद्र, उसकी सहायता से करते हैं, वो नासिक के व्यंजन के अंतर्गत यानी नासिक के वर्ण के अंतर्गत आते हैं। चलिए, ये हो गए हमारे 4 उच्चारण स्थान हमारे शरीर के। पहला है कंठ, दूसरा में आता है तालु, तीसरा में आता है मूर्धा, चौथा में आता है दांत और पांचवा में आता है ओष्ठ। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस क्रम को। पहला कंठ, दूसरा तालु। देखो हमारे शरीर में ही देख लो, पहले कंठ आया, फिर तालु आया, तालु पे आगे का हिस्सा दांत और तालु के बीच का हिस्सा कहलाता है मूर्धा, जिसको हम लोग मसूड़ा बोलते हैं। मसूड़ा के बाद दांत आता है, दांत के बाद ओष्ठ आता है। इस तरह 5 उच्चारण स्थान है। इसी क्रम में इसको याद रखना है, क्योंकि इसी क्रम के आधार पर ही हमारा जो हिंदी वर्णमाला है बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। देखिए, जैसा जो स्थान पहले बता रहा हूँ उस वर्ग के अक्षरों को, वर्णों को पहले लिखा गया है। देखो, कंठ वर्ग, कंठ पहले आया, क ख ग घ अंगा पहले आता है, वो हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो कंठ वर्ग, कंठ पहले आता है तो कंठ वर्ग के वर्णों को पहले पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद कंठ के बाद क्या आता है? तालु। तो तालु से जिनका उच्चारण होता है च छ ज झइया, उनको पढ़ते हैं, इनका नंबर आता है। तो जिस क्रम में हमारे उच्चारण स्थान है उसी क्रम में ही हमारे हिंदी वर्णमाला में ये वर्णों को लिखा गया है। इनको आसानी से याद किया जा सकता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत यानी दंत, ओष्ठ, बाकी जो आता है उनका अलग अलग तरह से नामकरण किया गया है, क्योंकि किसी एक उच्चारण स्थान से उनका नाम उच्चारण नहीं होता। इसलिए वो जो य र ल व श स ह, इनका अलग नाम दिया गया। आइए अब जानते हैं ये विभिन्न स्वरों को कौन से अलग अलग वर्गों में रखा गया है और क्यों रखा गया है। ठीक है, जैसे देखिए पहला वर्ग कंठ वर्ग। कंठ वर्ग के अंतर्गत अ और आ को रखते हैं। अ और आ बोलेंगे तो वो कंठ से उसका उच्चारण होता है। ठीक है, और व्यंजन, कौन से व्यंजन को रखते हैं कंठ वर्ग में, ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। क ख ग घ अंगा को हम लोग कंठ वर्ग में रखते हैं क्योंकि उनका उच्चारण कंठ से होता है। और ये जो ह है, जो कि य र ल व ह यानी कि अंतस्थ व्यंजन का अंतिम वर्ण इस कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है। दूसरा है तालव्य वर्ग। तालव्य वर्ग के अंतर्गत आने वाला स्वर है ई। तो इसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे तालु का पिछला सिरा और जीभ का पिछला सिरा आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको तालव्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। देखिए च छ ज झ इया, ये दूसरे नंबर पे है। याद रखिए, जिस क्रम में हमारा उच्चारण अंग है उसी क्रम में ही हम हिंदी वर्णमाला में वर्णों को पढ़ते हैं। बहुत ही वैज्ञानिक तरीका से बनाया गया है हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो इसको तो आप पहले से ही जान रहे हैं पिछले वीडियो में। यहाँ देखिए,
जो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का ये जो प्रथम अक्षर है य र ल व, तो य क्या है, अंतस्थ व्यंजन का प्रथम वर्ण है और श ऊष्म व्यंजन का प्रथम वर्ण है। तो इन दोनों का उच्चारण तालव्य से होता है। याद रखना, वो जो दो वर्ग है अलग से, य र ल व, उसी तरह श, ये वाला श, षटकोण वाला स और ह। तो ये जो इस तरह ये जो है, ये तालव्य से इसका उच्चारण होता है और इसका मूर्धन्य से, इसका दंत से, और इन दोनों का उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है। इसका ओष्ठ से होता है और इसका कर्ण से होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं। ये तालव्य का हो गया। तालव्य में जो अलग है उसमें य और श है। मूर्धन्य वर्ग में देखो केवल एक ही स्वर का उच्चारण होता है, री। ठीक है, री। अब री बोलकर देखो, जीभ का अंतिम सिरा मसूड़े को टच करता है। ठीक है, वो भी कंपन करते हुए, तब ये री का उच्चारण होता है। तो ये री मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आता है। टठ डठ अड़ा ये भी है, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और ये ऊष्म व्यंजन का श यानी षटकोण वाली श और र। ठीक, ये अंतस्थ व्यंजन का है। अब देखते हैं दंत्य वर्ग। दंत्य वर्ग में कोई भी स्वर नहीं आता, किसी भी स्वर का उच्चारण दंत वर्ग से नहीं होता, यानी कि दांत के माध्यम से नहीं होता। ता था दा धा ना ये दंत्य वर्ग के व्यंजन है। स्पेशल में देखें तो ये ल और स, ल और ये जो सरौता का सा है, ये दोनों दांत की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं, इसलिए इनको दंत्य वर्ग में रखे हैं। ओष्ठ वर्ग जिनका उच्चारण ओठ से होता है, जैसे ऊ ऊ, होठ को गोल करना पड़ रहा है, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ग में रखा गया है, जिसमें प फ ब भ म ये दोनों ओठ को आपस में स्पर्श करने से उच्चारण होता है। स्पेशल देखिए तो ये व ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आने वाला है। ये अंतस्थ व्यंजन का अंतिम वर्ण है। ठीक है, इसको दंतोष्ठ भी व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण कभी कभी जैसे ऐसे व, यानी कि निचले ओंठ को ऊपर के दांत से स्पर्श कराकर बोलते हैं। तो कुछ पुस्तकों में आप लोगों को या गूगल में भी सर्च करेंगे तो वहाँ व को दंतोष्ठ व्यंजन के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। अब देखें, कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो कि दो उच्चारण अंगों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, जिनमें देखिए एक ए और ऐ है। ये कंठ और तालव्य दोनों की सहायता से इसका उच्चारण होता है। ए ऐ बोलेंगे तो ए कंठ से आवाज़ तो निकल रहा है, लेकिन उस आवाज़ को तालु और जीभ के पिछले वाले सिरे से भी बाधित किया जा रहा है। तो इसका ए और ऐ को इसीलिए कंठ तालव्य वर्ग में रखा गया है। कंठ और तालु दोनों से हो रहा है। ठीक, और बाकी इसमें इसके अंतर्गत व्यंजन नहीं आते। कंठोष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ, कंठ से और ओष्ठ से, जैसे ओ और आओ बोल रहे हैं तो ओंठ गोल हो रहा है ना, तो इसलिए ओ और औ को कंठोष्ठ वर्ग में रखा गया है। नासिक के वर्ग यानी नासिक के वर्ग के अंतर्गत अंग और जितने भी ये पंचम अक्षर हैं, क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म, लास्ट में 5वें नंबर पर ये पांचों जो वर्ण है ये आते हैं। तो इनका और ये अंग, इनका उच्चारण नासिका छिद्र से होता है। अगर हम नासिका छिद्र बंद कर देंगे तो हम इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से जो विभिन्न स्वर हैं और जो विभिन्न व्यंजन हैं, इनका उच्चारण हमारे जो उच्चारण अंग हैं उनके द्वारा किस तरह से एक वैज्ञानिक विधि से एक क्रम से किया जाता है, और किस तरह हमें ये अगर क्रम याद हो, ये उच्चारण अंगों का क्रम याद रहे और हमारा हिंदी वर्णमाला याद रहे कैसे किसके बाद कौन सा वर्ग आता है, तो आसानी से हम विभिन्न स्वरों का भी उच्चारण स्थान, उच्चारण वर्ग और विभिन्न व्यंजनों का भी उच्चारण स्थान व उच्चारण वर्ग आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का यह जानकारी भरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।